मेरी पत्नी ट्रुथ या डेयर का खेल हार गई, इसलिए उसकी दोस्त ने उससे पुर्तगाली में पूछा, तुम दोनों के बीच आखिरी बार प्यार कब हुआ था? 1 हफ्ते पहले। और तुम्हारा सबसे वाइल्ड टाइम कब था? कल, मैं बैकगाड़ी में। उस जवाब ने तुरंत ही माहौल में एक सनसनी फैला दी। उसके बगल में बैठे उसके क्रश का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया और उसने अपना मुंह छिपाने के लिए उस पर हाथ रख लिया। क्लोई ने एक कातिलाना मुस्कान बिखेरी, जबकि उसकी बाकी सहेलियों ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम ईथन को सच कब बताने वाली हो? क्लोई अपने बगल में बैठे जूलियन की तरफ मुड़ी। अगर जूलियन एक बार कह दे तो मैं उसे अभी के अभी छोड़ दूंगी। अंदर इतना शोर था कि बाहर खड़े मुझे किसी ने देखा ही नहीं। अंदर तक सिहर उठा मैं, और आखिरकार मैंने कड़वे सच को स्वीकार कर लिया। मैंने अपने वकील का नंबर मिलाया। मिस्टर हेज, आपके तलाक के कागजात डाक से आ चुके हैं। एक बार साइन होते ही ये 1 महीने में लागू हो जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने पूछा, जितना जल्दी मैं साइन करूंगा कूलिंग ऑफ पीरियड उतनी ही जल्दी शुरू होगा? बिल्कुल सही मिस्टर हेज। फोन काटने के बाद मैं धीरे धीरे फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ा, पार्सल उठाया और उसे खोल लिया। बारीक अक्षरों में लिखी बातों को पढ़कर मेरे सिर में दर्द होने लगा। तलाक शब्द देखते ही मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ईथन, आज रात का मेरा प्लान है। ये एक इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। मैंने तलाक का समझौता खोला और ठीक उसके सामने पन्ने पलटते हुए उसके दस्तखत वाली लाइन पर जाकर रुक गया। मैंने उसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वह ध्यान दे या नहीं, एक नजर ही काफी होती। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह नहीं देखेगी, क्योंकि उसने कभी मुझे सच में देखा ही नहीं था। मैंने उसकी तरफ पेन बढ़ा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने ध्यान नहीं दिया और बिना देखे पेन पकड़ लिया। एक टॉप स्टार होने के नाते क्लोई हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट को गंभीरता से लेती थी और वो उसे ध्यान से जांचने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किसी के आते हुए पड़ी। उसकी आंखों में तुरंत एक चमक आ गई। बिना आगे बढ़े उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तखत कर दिए। फिर वह उत्सुकता से आगे बढ़ी और उस इंसान की तरफ चल दी। मैं बिना किसी भाव के वहीं खड़ा रहा जब तक कि क्लोई ने जूलियन की बाहों में बाहें नहीं डाल ली। सिर्फ तभी मेरी आंखों में दर्द की एक झलक कौंधी। जूलियन, फिल्म फेस्टिवल में इतनी बड़ी जीत की बधाई। क्या तुम्हें आज रात मुझे डिनर पर नहीं ले जाना चाहिए? बिल्कुल, चलो ईथन को भी बुला लेते हैं और सब साथ चलते हैं। उसके पास काम है, बस हम दोनों चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, मेरा दिल आखिरकार पूरी तरह पत्थर हो गया। कम से कम उसने दस्तखत तो कर दिए। क्लोई और मैंने उसके करियर की खातिर चुपचाप शादी की थी। हम कभी सबके सामने नहीं आए। उस वक्त मैं एक नया मैनेजर था और वह बीकन एंटरटेनमेंट में साइन की गई एक नई प्रतिभा थी। मुझे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया था। मैंने पूरे 3 साल तक उसका पीछा किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मुझे बुरा नहीं लगा था, मुझे बस लगता था कि वह मेरी औकात से बाहर है। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे स्वीकार कर लिया और मुझे सीधे शादी रजिस्टर कराने ले गई। उसने इसे गुप्त रखने की वजह बताई कि एक एक्ट्रेस होने के नाते उसे अपनी शादी की बात छिपानी पड़ेगी। इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं ये बात समझता था। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत चमक गई है। बाद में मुझे पता चला कि वह हमेशा से जूलियन से प्यार करती थी। जूलियन की भव्य शादी का दिन ही वही दिन था जब वो उत्सुकता से मुझे शादी करने के लिए खींच कर ले गई थी। मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं उसका दिल जीत लूंगा। इसी तरह 2 साल बीत गए। पिछले महीने तक जब जूलियन की पत्नी का अफेयर सामने आया, उस दिन के बाद से उसकी नजरें सिर्फ जूलियन पर ही थीं। मैं अकेला घर लौटा और खाली पड़े घर को देखने लगा। मेरी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। इस वक्त क्लोई शायद जूलियन के साथ जश्न मना रही होगी। मैंने पूरी तरह से रिश्ता खत्म करने की नीयत से अपना सामान पैक किया। अचानक और अनपेक्षित रूप से क्लोई आधी रात को वापस आ गई। वो एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ अंदर आई। तुम क्या पैक कर रहे हो? बस कुछ बेकार सामान, क्लोई ने बस गुनगुनाया। उस सामान की तरफ देखा तक नहीं और ऊपर चली गई। फिर भी मैंने जो कर रहा था उसे रोक दिया। उसके वापस आने के बाद ये सब करना अब ठीक नहीं लग रहा था। इसके अलावा कल उसका काम था तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर लेटा, क्लोई अपने नाइट सूट में मेरे पास आई। तुम बेडरूम में क्यों नहीं सो रहे हो? तुम्हारी नींद बहुत कच्ची है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सोफा आरामदायक नहीं है, वापस बेड पर चलो। मैंने मना नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि इस महीने उसे जरा सा भी शक हो। लेकिन बेड पर जाते ही क्लोई का मूड बदल गया। उसके बहकते हुए हाथ मेरी छाती पर आ टिके। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसे दूर कर दिया। उसने आज रात मेरे बदले हुए व्यवहार को भांप लिया। क्या तुम गुस्सा हो? जूलियन ने अवार्ड जीता है, मैं बस उसके साथ जश्न मनाना चाहती थी। मैं बस थका हुआ हूँ। क्लोई ने कुछ नहीं कहा और आराम से सोफे पर टिककर मेरी छाती से सटकर सो गई। मैं पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। सुबह मैंने फिर भी उसके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान क्लोई ने दिन के अपने शेड्यूल के बारे में पूछा। उसके मैनेजर के तौर पर मैंने उसे हर बारीक जानकारी दे दी। वैसे वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर मैंने कल दस्तखत किए थे? बस एक मामूली सा इवेंट। उसने मेरे तनाव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसे देखने की जिद करने लगी। एक लंबी खामोशी के बाद मैंने अपने ब्रीफकेस से तलाक के कागजात निकाले। जैसे ही उसने उन्हें लिया और पन्ने पलटने ही वाली थी, उसका फोन बज उठा। वह जूलियन था। क्लोई, मुझे एक मैगजीन कवर शूट के लिए एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है। इसमें थोड़ा इंटीमेट होना पड़ेगा। क्या तुम फ्री हो? जूलियन के फोन ने क्लोई की बात बीच में ही काट दी। बिना किसी झिझक के वह खुशी से चहकते हुए मान गई। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ। मैं मना करने का कोई बहाना ढूंढना चाहता था, लेकिन क्लोई मुझे घसीट कर स्टूडियो लॉट तक ले ही आई। जूलियन ने स्टाइलिश हाई फैशन कपड़े पहने थे, जबकि क्लोई ने एक शानदार गाउन
पहना था। एक साथ खड़े होकर वे एक आदर्श जोड़ी लग रहे थे। थोड़ा और करीब आइए प्लीज, फोटोग्राफर लगातार निर्देश दे रहा था और वे और भी करीब आते गए। मेरी कड़वाहट और गहरी हो गई। मैंने क्लोई की आंखों में खुशी देखी, जबकि यही क्लोई किसी भी मेल एक्टर के साथ मैगजीन कवर शूट करने से साफ मना कर दिया करती थी। करीब होकर पोज देना तो दूर की बात थी। वो कहा करती थी कि वो अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतेगी, न कि पब्लिसिटी या गपशप से। वह सालों तक इस नियम पर टिकी रही, जूलियन को छोड़कर। उसने उसके लिए खुशी खुशी अपने ही बनाए उसूल तोड़ दिए। अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक महीना जल्दी ही बीत जाएगा, फिर वो मेरी नहीं रहेगी। जैसे ही काम खत्म हुआ, मैं क्लोई को गाड़ी से घर ले आया। पूरे रास्ते वो जूलियन की अनएडिटेड तस्वीरों को ही घूरती रही और घर पहुंचने तक उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बनी रही। वो सोफे पर सिमट कर बैठ गई और एक एक करके उन्हें देखने लगी। मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैं अपना सामान पैक करता रहा और हमारी शादी की फोटो नीचे उतार ली। उसे बाहर आंगन में ले जाकर मैंने हथौड़े से मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही मैं उसमें आग लगाने वाला था, क्लोई की नजर पड़ गई। वो भागती हुई आई और हैरानी से मुझे देखने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? ये टूट गई थी। मैं इसे फेंक रहा हूँ, उसने दबाव डालते हुए पूछा। उसकी आवाज शक से कांप रही थी। टूट गई थी? ईथन, तुम्हें क्या हो गया है? इसमें पहले से ही एक दरार थी। इसे ऐसे ही छोड़ने से ये आखिरकार पूरी तरह खराब ही होती। अगर मैं इसे ऐसे ही फेंक देता तो कोई भी देखकर समझ जाता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। इसीलिए इसे तोड़कर जला देना ही इसे सीक्रेट रखता है ना? मेरे लिए ये ठीक है। मुझे वैसे भी इस फोटो से बहुत पहले से नफरत थी। मेरे सीने में एक तेज दर्द उठा। वो फोटो नहीं थी जिससे उसे नफरत थी, वो हमारी शादी थी। और 1 महीने में इसकी जगह एक नई फोटो ले लेगी। बाद में किसी से नया शूट सेट करने को कह देना, तुम संभाल लेना। क्या इसका कोई फायदा है? क्लोई के शक के बादल फिर से घिर आए। उसने त्योरियां चढ़ाते हुए सीधे मेरी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर फोटो टूट गई है तो क्या हमें नई फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए? पास आते हुए उसने मेरे घबराए हुए चेहरे को ध्यान से टटोला। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? घबराहट बढ़ गई। क्या मेरा भेद खुलने वाला था? ठीक तभी उसका फोन बज उठा। एक मैसेज ने उसके ध्यान को तोड़ दिया। मैंने भी उसकी एक झलक देख ली। वो हैना का मैसेज था। आज रात फ्री हो? चलो पूरे ग्रुप को इकट्ठा करते हैं। सब अपने बॉयफ्रेंड्स को ला रहे हैं, तो क्या तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं लाना चाहिए? क्लोई ने अपनी शादी छिपाई थी, लेकिन अपनी सहेलियों से उसने इसे आधा ही छिपाया था। उसने उन्हें बताया था कि वह सीक्रेटली किसी को डेट कर रही है। उसकी सहेलियां सालों से मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा बहाने बना देती थी। अब वे मुझसे मिलना चाहती थी। क्लोई ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी। उस हिचकिचाहट ने दिल पर गहरा घाव किया। दर्द को दबाते हुए मैंने उसे बाहर निकलने का एक आसान रास्ता दिया। मजाक कर रहा था। बेहतर होगा कि उन्हें पता न चले। अगर बात लीक हो गई तो बुरा होगा। उसने साफ तौर पर राहत की सांस ली। तुम कहते हो तो ठीक है, फिर अगली बार सही। मैं अंदर ही अंदर कड़वाहट से हंस पड़ा। अब अगली बार कभी नहीं आएगा। एक बार कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाए, फिर तुम गर्व से पूरी दुनिया को बता सकती हो कि जूलियन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्लोई अपनी सहेलियों से मिली, जो इस बात से नाराज थीं कि वह अकेली आई है। उनके लगातार दबाव के आगे झुकते हुए क्लोई ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उस पर टैप करने से ठीक पहले वह हिचकिचाई। आखिरकार उसने मेरी जगह जूलियन को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में जूलियन उनकी प्राइवेट पार्टी में पहुंच गया। जूलियन को देखकर उसकी सहेलियां खुशी से चीख उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड जूलियन होगा। फिर भी एक सवाल उनके दिमाग में कौंधा, क्या जूलियन का अभी अभी तलाक नहीं हुआ था? क्या क्लोई का प्यार इतने समय से एक तरफा था? ये सोचते हुए उसके दोस्त उसके लिए और भी ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे और उन्होंने उसके नाम की एक टोस्ट उठाई। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसकी तरफ मुड़ा। वैसे मिस कार्टर, क्या आपके मैनेजर मिस्टर हेज का आजकल तलाक नहीं हो रहा? क्लोई का दिल बैठ गया और उसके दिमाग में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। तलाक? क्या मतलब है तुम्हारा? डैनियल ने उसके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर हेज ने तलाक का एग्रीमेंट तैयार करने के लिए हमारी फर्म को हायर किया था। प्रोसेस तो शुरू भी हो चुका है। हैना भी बीच में बोल पड़ी। मुझे भी अभी अभी पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि ईथन बिना कुछ लिए दिए सब छोड़कर जा रहा है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसे समझाओ कि ऐसा कोई बेवकूफी भरा कदम न उठाए। डैनियल ने हाँ में सिर हिलाया और वे आपस में बातें करते रहे, लेकिन क्लोई को एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। घबराई हुई वो तुरंत कमरे से बाहर भागी और मुझे फोन मिलाया। ईथन, ये सब क्या है? तुम तलाक चाहते हो? मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे पता चल गया था। क्लोई बहुत गुस्से में थी और हैरान भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों हो रही थी। अगर उसे पता चल भी गया था तो क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? फिर भी मैंने बहुत शांति से झूठ बोल दिया। मैं नहीं हूँ वो, एक दोस्त की बात है, तुमने गलत समझ लिया। क्लोई इतनी आसानी से मेरी बातों में आने वाली नहीं थी, खासकर हाल ही में मेरे अजीब बर्ताव को देखते हुए। जूलियन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। क्या तुम ईथन को फोन कर रही हो? तो क्लोई मुझे बिना बताए अपने दोस्तों की पार्टी में गई थी और मेरे बजाय जूलियन को साथ ले गई थी। क्लोई को उम्मीद नहीं थी कि जूलियन उसके पीछे बाहर आ जाएगा। वो घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ठीक उसी पल मैं हल्के से शांत होकर हंसा। जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बाय। मेरे कानों में जूलियन की आवाज गूंज ही रही थी कि मैं कार चलाकर घर से दूर निकल गया। कूलिंग ऑफ पीरियड इतना लंबा क्यों होना पड़ा? काश मैं 1 महीने बाद ही सीधा सोकर उठता। मेरे दिमाग में चल रहे उथल पुथल भरे ख्यालों का बोझ कार के एक्सीलेटर पर पड़ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कार कितनी तेज चल रही थी। जब तक मेरा ध्यान वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी
कार सीधे बैरियर से जा टकराई और आगे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। धातु का एक नुकीला टुकड़ा मेरी जांघ में घुप गया। उस असहनीय दर्द को सहते हुए मैंने बहुत ही शांति से एम्बुलेंस को फोन किया। शुक्र है कि मेरे इस सब्र ने मेरी टांग बचा ली। टांके लगने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं हिलडुल नहीं सकता, इसलिए परिवार के किसी सदस्य को बुला लूं। मुझे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। मैंने क्लोई को एक दर्जन से भी ज्यादा बार फोन मिलाया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अपनी पत्नी से संपर्क नहीं हो पा रहा क्या? डॉक्टर के इस सवाल पर मुझे बस एक कड़वी हंसी आ गई। प्लीज मेरे लिए एक केयरटेकर का इंतजाम कर दीजिए, थैंक्स। एक ठंडी सांस भरते हुए डॉक्टर ने मेरे लिए एक केयरटेकर बुला दी। वह 40 साल के आसपास की एक महिला थी, जिन्होंने मेरी लाचार हालत देखकर एक ठंडी सांस भरी। भले ही तुम्हारा तलाक हो रहा हो, कम से कम मदद के लिए तो उसे आना ही चाहिए था। हद है, कितनी बेदर्द औरत है। पिछले 2 सालों के बारे में सोचते हुए मैं एकदम चुप रह गया। हमारे बीच शुरुआत से ही कभी प्यार था ही नहीं। यह हमेशा सिर्फ मेरी तरफ से एक तरफा था। 2 साल, 730 दिन, 6 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा सेकंड्स, इस सब ने बस यही साबित किया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। पूरा एक हफ्ता बीत गया, तब जाकर उसने यह खबर सुनी और अस्पताल आई। मुझे अस्पताल के बेड पर देखकर उसने आते ही उल्टे मुझे ही कोसना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उसे सफाई देने या उन दर्जनों कॉल्स का जिक्र करने की जरा भी परवाह नहीं की, जिनका उसने कभी जवाब नहीं दिया था। मेरा जवाब हमेशा की तरह बहुत ही समझदारी भरा था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। खुद को कसूरवार महसूस करते हुए वो मेरे पास बैठ गई और सफाई देने लगी। उस रात मेरी अचानक जूलियन से मुलाकात हो गई थी और मैं आजकल इतनी बिजी थी कि मुझे फोन करने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ तुम्हें इतनी सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। क्लोई के चेहरे पर और भी ज्यादा शर्मिंदगी झलकने लगी। थैंक यू, मैंने मुस्कुरा दिया, जिससे उसका कसूरवार होने का एहसास और बढ़ गया। ईथन, मुझे थोड़ा वक्त दो, जैसे ही हो सकेगा मैं शादी की बात सबके सामने ले आऊंगी। मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये बात क्यों छेड़ी। फिर भी मैंने झूठ बोला और उसे जवाब दिया, ठीक है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं तो मैं रुक नहीं सकती। इतना कहकर वह जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई, लेकिन मेरी नजर उसके फोन की स्क्रीन पर पड़ गई, जिस पर जूलियन का इनकमिंग कॉल आ रहा था। जाहिर था वो आखिरकार उसी के पास जा रही थी, मुझे उस वक्त अकेला छोड़कर, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत गया। मेरी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मैं डिस्चार्ज होने के लिए तैयार था। बस क्लोई मुझे लेने नहीं आई। उस दिन मिलने आने के बाद वो दोबारा कभी नहीं आई। मुझे बस इंटरनेट पर उसके अपडेट्स दिखते थे और नई छपी मैगजीन का कवर पेज, जो उसकी और जूलियन की एक साथ परफेक्ट दिखती तस्वीरों से भरा पड़ा था। यहाँ तक कि वे अफवाहें और कॉर्पोरेट जगत का ड्रामा भी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसके बजाय मैं बस दिन गिन रहा था। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। घर लौटने पर मुझे पूरा घर ठंडा और सुनसान मिला। मैंने रहने के लिए एक नई जगह का इंतजाम किया और अपना सारा सामान पैक करने के लिए एक ट्रक वाले को बुला लिया। अचानक ठीक उसी वक्त क्लोई वापस अंदर आई। वो थकी हारी हालत में दरवाजे से अंदर घुसी, लेकिन उसने देखा कि मैं शिफ्टिंग में बिजी हूँ। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमकी, लेकिन पैकिंग के डिब्बों को देखकर वो उलझन में पड़ गई। क्या हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? मैंने फिर से झूठ बोला। हाँ, शिफ्ट क्यों होना, यहाँ रहना तो बहुत आरामदायक है। क्लोई सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और अपने दुखते कंधों को सहलाने लगी। अगर उसने जरा सा भी ध्यान दिया होता तो उसे दिख जाता कि जो सामान पैक हो रहा था वह सब सिर्फ मेरा था। वैसे क्या तुम 3 दिन बाद फ्री हो? क्लोई एक सेकंड के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। क्या नए घर की पार्टी के लिए पूछ रहे हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को और कड़वाहट से भर दिया। वो दिन किसी नए घर की पार्टी का नहीं था। दरअसल वो हमारी शादी की सालगिरह थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह भूल चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस सामान पैक करता रहा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। क्लोई के साथ मेरी शादी का यह आखिरी दिन भी था। सख्ती से कहें तो शाम 6 बजे के बाद हम अब पति पत्नी नहीं रहने वाले थे। मैं उसके साथ एक आखिरी डिनर करना चाहता था। पूरे टेबल पर तरह तरह के खाने बनाकर थकने के बाद मैंने उसे फोन मिलाया। सॉरी इथन, जूलियन के लिए कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूँ। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। वो हमारी सालगिरह तक भूल गई थी, तो भला मैं उससे क्या ही उम्मीद रखता। मैंने यह सब बस इसलिए किया था ताकि मन में कोई मलाल न रहे, लेकिन आखिरकार एक मलाल रह ही गया। शाम के 6 बज गए और क्लोई अभी तक नहीं लौटी थी। मैंने बहुत संभाल कर तलाक के कागजात टेबल पर रख दिए और उसके लिए एक खत छोड़ दिया। मेरा उसके नाम आखिरी खत। हम दोनों के बिताए इस घर पर एक आखिरी ठहरती हुई नजर डालते हुए मैं मुड़ा और बिना पीछे मुड़े चला गया। सीधे एयरपोर्ट के लिए मैंने एक कैब ली। रास्ते में मैंने अगली जो भी फ्लाइट मिली उसे बुक किया और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था और आखिरकार सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था। प्लेन में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा सुकून और राहत महसूस हुई। दूसरी तरफ न जाने क्यों क्लोई को अचानक एक अनहोनी का अजीब सा एहसास हुआ। जूलियन, मुझे किसी काम से वापस जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। एक बहाना बनाकर क्लोई गाड़ी चलाकर तेजी से वापस भागी। भले ही शाम के 6 से ऊपर हो चुका था, उसे यकीन था कि मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। रास्ते में उसने मुझे 1 दर्जन से भी ज्यादा बार फोन किया, लेकिन हर बार कॉल सीधे वॉइस मेल पर चला गया। उसने मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब से वो मुझसे मिली थी, ये पहली बार था जब वो मुझसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। आखिरकार घर पहुंचकर उसने देखा कि टेबल पर रखा खाना कब का ठंडा हो चुका था। उसके अंदर
पछतावे की एक तेज लहर दौड़ गई। वो मुझे ढूंढने के लिए ऊपर भागी, लेकिन उस बड़े से घर में मेरा कोई नामो निशान नहीं था। पूरे घर में मेरी एक भी चीज मौजूद नहीं थी, सब गायब था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से नंबर मिलाया, लेकिन कॉल फिर वॉइस मेल पर गया। घबराहट बढ़ती देख वो भटकती हुई वापस डाइंग एरिया में आई। जैसे ही वो बैठी, आखिरकार उसकी नजर टेबल पर रखे कागजात और खत पर पड़ी। उसने झटपट उन्हें उठाया। खत खोलते ही उसने मेरी पहचानी हुई हैंडराइटिंग पहचान ली। पहली ही लाइन ने क्लोई के कदम वहीं रोक दिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, दुख की बात है कि तुम भूल गई। उसने आगे पढ़ा। खत के नीचे तलाक का एग्रीमेंट रखा था। तुम्हें और मुझे मुबारक हो, अब हमारा तलाक हो चुका है। क्लोई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अविश्वास से तलाक शब्द को घूरती रही। उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। उसने वह अधूरा खत नीचे रखा और चेक करने के लिए तलाक के कागजात झपट ली। आखिरकार उसकी नजर अपने दस्तखत पर पड़ी, जो उसकी अपनी ही लिखावट में थे, जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने खत फिर उठाया और आगे पढ़ने लगी। 1 महीने पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने जिस पर साइन किए थे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि तलाक का एग्रीमेंट था। मेरी इस स्वार्थपरता और इस राज के लिए मुझे माफ करना। मैं बस इतना चाहता था कि तुम्हें इसका पता न चले। महीना पूरा हो चुका है, अब कानूनी तौर पर हमारा तलाक हो गया है। इस बात को छुपा कर रखने के हर जाने के तौर पर मैं बिना कुछ लिए दिए सब छोड़कर जा रहा हूँ। मैं सच में तुम्हारे और जूलियन के लिए ताउम्र खुशियों की दुआ करता हूँ। तुम्हारा पूर्व पति ईथन हेज। वे आखिरी शब्द देखकर क्लोई के होंठ बुरी तरह कांपने लगे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और पिछले 1 महीने के बारे में सोचने लगी। हर बार जब उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने की कोशिश की थी, भले ही कोई न कोई रुकावट आ गई थी, फिर भी उसे मेरी आंखों में छाई घबराहट साफ याद थी। यहाँ तक कि पार्टी में भी जब उसने मुझसे सीधा सवाल किया था तो मैंने एक झूठ से बात संभाल ली थी। उसके मन में ये ख्याल आया तो था कि मैं तलाक चाहता हूँ, लेकिन उसने तुरंत इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता था। उसे पूरा यकीन था कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अचानक उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी, जिसके साथ एक अजीब सी घबराहट भी जुड़ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और हैना को कॉल किया। उसने हैना से कहा कि वह डैनियल को फौरन यहाँ लेकर आए। भले ही हैना हैरान थी, फिर भी वो तुरंत डैनियल के साथ वहाँ पहुँच गई। क्लोई की घबराहट देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? क्लोई ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और सीधे डैनियल को घूरते हुए बोली, तुमने ही ईथन के तलाक के कागजात संभाले थे ना? डैनियल एकदम सन्न रह गया। हाँ, इस बारे में तो हमारी बात हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या? मिस कार्टर बात जानने को उत्सुक होकर क्लोई ने तलाक के कागजात मेज पर पटक दिए। तुमने मुझे उस वक्त साफ साफ क्यों नहीं बताया? हैना और डैनियल पूरी तरह उलझन में पड़ गए, लेकिन तलाक के समझौते को देखते हुए डैनियल को कुछ गड़बड़ लगी और उसने जल्दी से पन्ने पलटे। आखिरी दस्तखत वाली लाइन पर उसने क्लोई का नाम देखा। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को घूरने लगे। क्लोई असल में शादीशुदा थी और उसका पति कोई और नहीं बल्कि ईथन था। डैनियल ने जल्दी से सफाई दी। ये समझौता बिना किसी विवाद के था, जिसमें जायदाद का बंटवारा साफ साफ लिखा था। बस दस्तखत की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब मैंने पार्टी में इसका जिक्र किया था तो मुझे बस यही लगा था कि तुम और मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स हो और मिस्टर हेज तुम्हारे मैनेजर हैं। किसे पता था कि वही तुम्हारे पति हैं? वैसे भी उस रात तुम जूलियन को साथ लाई थी, तो हमने यही मान लिया कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इन शब्दों ने क्लोई के गुस्से को पल भर में शांत कर दिया। बात तो सही थी, अगर उसने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो उसे भी यह बात समझ आ जाती। उसके चेहरे पर दर्द देखकर हैना का दिल बैठ गया। अगर तुम उससे तलाक नहीं चाहती तो उससे बात करो, साथ बैठकर मामला सुलझाओ। मैं अब उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, क्लोई ने कहा। हैना और डैनियल ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि भले ही वह ईथन से संपर्क न कर पा रही हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके परिवार से भी कोई संपर्क न हो सके। पर वे गलत थे। शादी के 2 सालों में उसके पास ईथन के परिवार या दोस्तों की कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि क्लोई के माता पिता भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हैना और डैनियल बस आह भरकर उसे सांत्वना ही दे सके। जब क्लोई थोड़ी शांत हुई तो उसके अंदर का पछतावा और अपराध बोध और गहरा हो गया। तुम उसके वकील हो, तुम तो उससे संपर्क कर सकते हो ना? डैनियल थोड़ा झेंपते हुए बोला, देखिए, मैं गैर कानूनी तरीके से ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन एक वकील होने के नाते ऐसा करना गलत होगा। क्लोई तुरंत बोली, मैं तुमसे उसकी कोई जानकारी नहीं मांग रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा एक संदेश उस तक पहुँचा दो, प्लीज। डैनियल ने हाँ में सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला, एक फाइल ड्राफ्ट की ओर भेज दी। प्लेन से उतरते ही मैंने ताजी हवा में सांस ली। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बेमकसद सफर में मजा आ रहा था। सच तो यह है कि क्लोई के बिना जिंदगी बेहद सुकून भरी लग रही थी। झील के किनारे बैठकर मैंने एक मीठी बोबा टी ऑर्डर की। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। मैंने अपना नया नंबर किसी को नहीं दिया था। यह सोचकर कि कौन हो सकता है, मैंने मैसेज खोला तो पता चला कि वो मेरे वकील की तरफ से था। मिस्टर हेज, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आप तक पहुँचने के लिए गलत तरीका अपनाया, लेकिन प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। आपकी पत्नी और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं उसकी बातें टाल नहीं पाया। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। मिस कार्टर से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझसे आप तक एक दस्तावेज पहुंचाने की गुजारिश की थी। प्लीज एक बार इसे देखकर जवाब दे दीजिए। उसे खोलते ही लंबे चौड़े शब्दों का पुलिंदा देखकर मैं हैरान रह गया। वो हजारों शब्दों का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था। इतना
सब पढ़ने के आलस में मैंने बिना कोई जवाब दिए फोन लॉक करके रख दिया। रात को होटल लौटने तक भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वकील का एक और मैसेज आया। उसी पल एक और मैसेज टकराया। मिस्टर हेज, क्या आपने वो फाइल देखी? क्या आप प्लीज जवाब दे सकते हैं? मैं अब और दबाव नहीं झेल सकता। मुझ पर थोड़ा तरस खाइए प्लीज। उसकी इस लाचारी भरी विनती को देखकर मुझे उस पर थोड़ा रहम आ गया। मैंने जल्दी से जवाब में लिखा, ठीक है, और आगे जोड़ दिया, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ, हमारा तलाक हो चुका है। अब मुझे परेशान मत करो। ठीक उसी पल डैनियल ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, नंबर ब्लर किया और क्लोई को भेज दिया। स्क्रीनशॉट देखते ही क्लोई की आंखें सिकुड़ गईं और उसका गुस्सा उफान मारने लगा। उसने जल्दी जल्दी एक लंबा सा जवाब टाइप किया, लेकिन जैसे जैसे शब्द बढ़ते गए उसका हौसला पस्त होता गया। आखिरकार एक ठंडी सांस भरते हुए उसने सब कुछ डिलीट कर दिया। लाचार होकर सोफे पर पीछे टिकते हुए वो खाली नजरों से छत को घूरने लगी। अब जाकर उसे समझ आया कि मैं उससे तलाक क्यों चाहता था। पुरानी यादें धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। हाँ, वो जूलियन को पसंद करती थी, लेकिन वो सालों पुरानी बात थी। 3 साल पहले जब ईथन उसके पीछे पड़ा था तब वो जूलियन को चाहती थी, पर उस वक्त जूलियन ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा था और उसे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह मानता था। मोड़ तब आया जब जूलियन की शादी तय हुई। क्लोई को समझ आ गया था कि अब जूलियन के लिए अपनी भावनाओं को खत्म करने का वक्त आ गया है। ईथन से शादी करना भले ही एक जल्दबाजी का फैसला था, लेकिन उसने बहुत सोच समझकर कदम उठाया था। ईथन उसके साथ बहुत अच्छा था और उसका बहुत ख्याल रखता था, इसलिए अपनी तड़प में उसने उससे शादी कर ली। लेकिन उसे इस बात का कभी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह धीरे धीरे जूलियन को भूलकर ईथन को अपनाने लगी थी। इन सब बातों को याद करते हुए उसका दर्द फिर से छलक पड़ा। अनजाने में ही सही, ईथन वाकई उसके दिल में गहराई तक उतर चुका था, इसलिए वह खुद पर बेहद गुस्सा थी, अपने शक, अपनी गलतफहमियों, अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर, और सबसे ज्यादा इस बात पर कि उसने सही वक्त पर सब कुछ साफ क्यों नहीं किया। 3 पूरे दिन बीत चुके थे और उसे अभी भी मुझसे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। वो आंखें खोलकर मुझे अपने सामने देखना चाहती थी, लेकिन उसकी जगह सामने जूलियन खड़ा था। क्लोई, तुम ठीक तो हो ना? जूलियन को देखते ही क्लोई ने फैसला किया कि अब वो सब कुछ साफ कर देगी। नहीं, ईथन चला गया है। ये सुनकर जूलियन परेशान हो गया। क्या हुआ? क्या वो किसी मुसीबत में है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो सबसे सुलझा हुआ मैनेजर है जिसे मैंने देखा है। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? क्लोई को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे तलाक ले लिया है। जूलियन पूरी तरह सन्न होकर उसे घूरता रह गया। तुम दोनों शादीशुदा थे? ईथन तुम्हारा पति था। क्लोई ने हिम्मत जुटाई और सच बता दिया, यहाँ तक कि जूलियन के लिए अपने पुराने एहसासों का भी जिक्र कर दिया। जूलियन ने एक गहरी सांस ली। तुम कितनी बेवकूफ रही हो। ईथन इतना अच्छा इंसान है। जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो तुम्हें एक अच्छी पत्नी की तरह रहना चाहिए था। जूलियन को भी खुद पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अंदर से वह भी नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या करे। अगर उसे पता होता कि क्लोई और मेरी शादी हो चुकी है तो वो यकीनन उससे दूरी बनाकर रखता। क्लोई ने अपना मुंह फेर लिया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। लंबी खामोशी के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसे ढूंढकर सब कुछ समझाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। क्लोई फूट फूट कर रोने लगी। जूलियन उसे बिना परेशान किए वहाँ से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए, क्योंकि कहीं न कहीं इस सब में उसका भी हाथ था। अब वह बस यही कर सकता था कि मुझे ढूंढने की हर संभव कोशिश करे। इसी तरह दिन बीतते गए। मैं अकेले ही अपनी यात्रा का आनंद लेता रहा। मुझे गए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। मैं एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन क्लोई जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी और दिन भर उदास घूमती रहती थी। उसका दिल टूटा देखकर हैना अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी रही कि कोई न कोई समाधान निकाले। एक वकील होने के नाते डैनियल जाहिर तौर पर इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। इसके अलावा वह जानता था कि मेरा जाना ही सबके हित में था। फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड की लगातार जिद के आगे झुकते हुए आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। भले ही यह तलाक का समझौता एकदम पक्का है, लेकिन तुम अभी भी इसे चुनौती दे सकती हो, जैसे संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर। एक बार जब तुम केस दर्ज करोगी तो ईथन को मामला सुलझाने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। यह तरीका थोड़ा गलत जरूर है, लेकिन कम से कम इससे तुम दोनों की आमने सामने बात तो हो जाएगी। डैनियल ने अपने जमीर के खिलाफ जाकर यह प्लान बताया था, लेकिन इसे सुनकर क्लोई की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। एक दिन मुझे अदालत का समन मिला। क्लोई ने संपत्ति के गलत बंटवारे का दावा ठोकते हुए केस दर्ज कर दिया था। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। मैंने इस बारे में पूछने के लिए तुरंत अपने वकील को फोन किया। मिस्टर हेज, दोनों में से किसी भी साथी को केस दर्ज करने का कानूनी हक होता है। मिस कार्टर ने यह सब बस आपको वापस बुलाने के लिए किया है, और इस तरह के मामले में आपको खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर इसे जल्दी सुलझा लिया जाए तो तलाक की प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो सकती है। चिढ़कर मैंने सोचा, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तलाक लेना इतना मुश्किल काम होगा। कोई दूसरा रास्ता न देखकर मैंने फ्लाइट की टिकट बुक की और भारी मन से वापस लौट आया। खबर मिलते ही क्लोई तैयारी में जुट गई। उसने पूरे घर को दोबारा वैसा ही सजा दिया जैसा वह पहले हुआ करता था। उसने हमारी शादी की तस्वीर की एक और कॉपी बनवाकर फ्रेम में लगवा दी। हालांकि उतरने के तुरंत बाद मैं उससे मिलने नहीं गया, यहाँ तक कि जब उसने वकील के जरिए संपर्क करने की कोशिश की तो उसे मेरा सख्त इनकार ही मिला। डैनियल ने लाचार होकर कहा, मिस्टर हेज पूछ रहे हैं कि आप संपत्ति का बंटवारा कैसे चाहती हैं। आप जिन भी शर्तों पर राजी होंगी वो उन पर दस्तखत कर देंगे। क्लोई अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे उनसे आमने सामने बात करनी है। कोई और रास्ता न पाकर डैनियल को मुझसे फिर बात करनी पड़ी, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल रहा। मिस्टर हेज सिर्फ तलाक चाहते हैं। बिना मिले वकीलों के जरिए मामला निपटाना ही नियम है। तो अगर आप उनसे मिलना
लेना चाहती हैं तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। क्लोई ने बेताबी से पूछा, कौन सा रास्ता? डैनियल ने एक लंबी सांस ली। जब आप काउंटी क्लर्क के दफ्तर में कागजात फाइनल करते हैं। क्लोई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे मिलने का यही इकलौता तरीका बचेगा। बेबस होकर वो मान गई। वकील ने मुझे मैसेज भेजा और तुरंत जवाब भी मिल गया। कल सुबह 9 बजे क्लर्क के दफ्तर में। क्लोई सुबह 9 बजे से पहले ही काउंटी क्लर्क के दफ्तर जल्दी पहुंच गई। बस वो खाली हाथ आई थी। वो तो शुरू से ही कभी तलाक चाहती ही नहीं थी, इसलिए कुछ भी साथ न लाना ही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। क्लोई अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर सड़क की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। वो मुझे तुरंत ढूंढ लेना चाहती थी। सुबह 9:05 के आसपास उसके ठीक सामने एक टैक्स आकर रुकी। मैं हाथ में एक फाइल फोल्डर पकड़े बाहर निकला। क्लोई की आंखों में मायूसी छा गई और उसके दिल का दर्द और गहरा हो गया। मैं खुद को एकदम नया इंसान महसूस कर रहा था और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा मुझ में एक अलग ही ऊर्जा भरी हुई थी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर मैं सीधे काउंटी क्लर्क के दफ्तर की तरफ बढ़ गया, लेकिन क्लोई अपनी जगह से हिली तक नहीं। मैंने थोड़ा सा त्योरी चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। उसकी खाली हालत देखकर मुझे पल भर में बात समझ आ गई। ये सब क्या है? मुझे लगा तुम तलाक के लिए मान गई थी। मेरे शब्द क्लोई के सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह लगे। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? जवाब में मैंने बस बड़े शांत भाव से कहा, पहले तलाक के कागजात फाइनल कर लेते हैं। क्लोई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। मुझे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तुम्हें तो पता ही है घर का सारा सामान तुमने ही पैक किया था। तो चलो मैं तुम्हें घर वापस छोड़ देती हूँ ताकि उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद कर सको, ठीक है? क्लोई को लगा कि उसका ये झूठ मुझे बेवकूफ बना देगा, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। वो तुम्हारे साइड टेबल की दराज में है, जाकर खुद ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्लोई का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और आखिरकार उसे एक और बहाना मिल ही गया। अगर हम तलाक ले भी रहे हैं तो क्या हम बस बैठकर बात नहीं कर सकते? अगर तुम मेरे साथ घर चलो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तलाक फाइनल कर दूंगी। वो झूठ बोलने में कुछ खास अच्छी नहीं थी और ये साफ साफ एक जाल दिख रहा था, लेकिन अगर मुझे तलाक चाहिए था तो मुझे हाँ कहना ही पड़ता। इसलिए मैंने सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। गाड़ी में बैठते ही मैंने अपना सिर पीछे टिका लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा, जबकि वो बार बार मुड़कर मुझे ही ताक रही थी। मैंने सुना, तुमने नौकरी छोड़ दी है, अब आगे का क्या प्लान है? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, वो मेरा मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्लोई का गुस्सा भड़क उठा। वो इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है जो कभी उससे इतना प्यार करता था? क्या प्यार खत्म होने का मतलब इतना बेरुखा हो जाना होता है? इथन, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही हम तलाक की प्रोसेस में हैं, लेकिन जब तक फाइनल कागजात साइन नहीं हो जाते कानूनी तौर पर मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। क्लोई ने जोर से ब्रेक मारा और सीधे मेरी आंखों में घूरते हुए बोली, इस तलाक को लेकर मेरी अपनी अलग सोच है। मुझे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। कैसी सोच? क्या एग्रीमेंट में कोई दिक्कत है या जायदाद के बंटवारे में? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहिए बताओ, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। वो गुस्से में तिलमिलाकर मुझे घूरने लगी। इथन, तुम सच में यकीन के काबिल नहीं हो। तुम्हारा हर एक वाक्य सिर्फ तलाक के बारे में ही होता है। क्या तुम सच में इतने उतावले हो रहे हो? अगर मुझसे गलतियां हुई भी थी तो क्या मेरे पास खुद को सुधारने की कोई उम्मीद ही नहीं बची? क्लोए, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। मुझसे तलाक लेना ही तो तुम सबसे ज्यादा चाहती थी, है ना? अब ऐसा नाटक क्यों कर रही हो? ये मत कहना कि तुम्हें पछतावा हो रहा है या ये कि अब तुम मुझसे तलाक नहीं चाहती। क्लोए तड़प कर हाँ कहना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने बात टालते हुए कहा, मैं बस ये नहीं चाहती कि किसी गलतफहमी की वजह से हमारा तलाक हो। उसकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें गलतफहमी कहाँ से आ गई। तुम किसी और से प्यार करती हो तो मेरा दूर हट जाना ही सही है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो सुनो, ठीक है, हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जहाँ तुम मुझे गलत समझ रहे हो, बिना मुझे एक मौका दिए नहीं, और तब तो बिल्कुल नहीं अगर इसका मतलब ये हो कि हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी बन जाएं। जब उसने अपनी बात खत्म की तो मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या वो जूलियन से प्यार नहीं करती? वो मुझसे ये सब क्यों कह रही है? और उसके बोलने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही वो इंसान हूँ जिससे वो प्यार करती है। मेरे चेहरे के उलझन भरे भाव देखकर उसे समझ आ गया कि मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने सब कुछ साफ करने का फैसला किया। तुम्हें लगता है कि जूलियन वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ? क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये पूरी बात सिर्फ एक गलतफहमी भी हो सकती है? मैंने जोर से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलतफहमी है। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। मेरी ही डील की वजह से ये गलतफहमी इतने लंबे समय तक खींचती चली गई। मैं जानती हूँ तुम तलाक चाहते हो, लेकिन बस मेरी एक बात सुन लो। अगर इसके बाद भी तुम जिद करोगे तो मैं मान जाऊंगी। मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया, लेकिन इसके बाद उसने जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं तलाक नहीं चाहती। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे सही तरीके से प्यार करूंगी। मैं हैरानी से उसे घूरता रह गया। मेरा रिएक्शन देखकर क्लोई का दिल दहल गया। तुम्हारे मन में जो भी शक है पूछ लो। कुछ ही शब्दों में मैंने अपनी पूरी कहानी समेट कर रख दी। उसके दिल टूटने से लेकर खुद को सजा देने के लिए मुझसे शादी करने तक, 2 सालों तक अपने जख्मों को सहलाने से लेकर अपने पुराने क्रश को फिर से सिंगल देखकर खुश होने तक। मैंने एक भी बात गलत नहीं कही थी। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बिना प्यार वाली शादी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी। तुम गलत हो। जिस पल मैंने तुमसे शादी की
थी, मुझे उसी पल पता चल गया था कि तुम ही मेरी बाकी की जिंदगी के साथी हो। मैं कभी जूलियन से प्यार करती थी, लेकिन वो बीते जमाने की बात है। तुमसे शादी करने के बाद से ही मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। मेरे लिए हमारी शादी कभी कोई गलती नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि हम इतनी जल्दबाजी में सब कुछ खत्म कर दें। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं सच में अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो, ठीक है? इन इतने सालों में ये पहली बार था जब मैंने उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन अब मैं उस उम्र से काफी आगे निकल चुका था जहाँ इतनी आसानी से बेवकूफ बना जाया सके। मैं चुपचाप पीछे होकर बैठ गया और एक लंबे सन्नाटे के बाद धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं इतना सीधा साधा हूँ? क्लोई कांप उठी। वो जानती थी कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वो गुस्सा भी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसे गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। एक लंबे खामोश पल के बाद उसने पूरी संजीदगी से मेरी तरफ देखा। इथन, जो बीत गया सो बीत गया। मैं बस एक मौका चाहती हूँ ताकि अपनी बाकी की जिंदगी में तुम्हें यह साबित कर सकूं। मैं सच में चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक साथ रहें। क्या तुम मुझे यह मौका दे सकते हो? मैंने अपना सिर हिलाया। माफ करना, मैं थक चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। अगर तुम सच में वही कह रही हो जो सोच रही हो, तो मुझसे तलाक लेकर इसे साबित करो। उसका दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसने जो कुछ भी कहा था वो आखिरकार उसी एक शब्द पर आकर टिक गया, तलाक। लाचार होकर क्लोई के पास मुझे घर वापस ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैंने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और एक सेकंड भी घंवाए बिना सीधे घर की तरफ बढ़ गया। अंदर कदम रखते ही मैंने चारों तरफ देखा और उस जाने पहचाने माहौल को देखकर हैरान रह गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने यह सब सामान पैक कर दिया था। क्या उसने किसी तरह मेरी नई जगह का पता लगा लिया था? मेरी उलझन के बीच मैंने ध्यान दिया। हर एक चीज बिल्कुल नई और अभी अभी खरीदी हुई थी। यहाँ तक कि हमारी शादी की फोटो भी वापस दीवार पर टंग चुकी थी। क्लोई ने सब कुछ वैसा ही वापस सजा दिया था। मेरे दिल में जज्बातों की एक हलचल उठी, लेकिन वो एक ही पल में गायब हो गई। एक साथ दो सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने साइड टेबल से हमारा मैरिज सर्टिफिकेट उठाया और वापस नीचे आ गया। सर्टिफिकेट देखते ही क्लोई का दिल कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या करे। इथन, क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? मुझे बताओ, क्या तुम कभी भी डगमगाए नहीं? जरा सा भी नहीं। वो एक ऐसा जवाब चाहती थी जिससे ये साबित हो सके कि मुझे अब भी उसकी परवाह है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, ठीक वैसे ही जैसे मुझे न जाने कितनी बार मिली थी। माफ करना, एक बार भी नहीं। क्लोई पूरी तरह कांप उठी। समझ गई, तुम सच में यही चाहते हो, है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सर्टिफिकेट लेते हुए क्लोई ने अपने दर्द को दबाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं बाहर निकलना चाहता था और उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। इतना ही नहीं, ठीक 3 साल पहले की तरह उसने मेरा हाथ पकड़ा और उतावली होकर काउंटी क्लर्क के दफ्तर की तरफ बढ़ गई। जहाँ मुझे लग रहा था कि ये अंत है, वहीं वो जानती थी कि ये कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर हमारी ये शादी आगे नहीं बढ़ सकती थी तो वो एक नई पहचान के साथ मुझे फिर से जीत लेगी। उसने मुझे पाने के लिए 3 साल लगाए थे और 2 साल मेरा दिल जीतने में लगाए थे। उसने अपनी जवानी के 5 साल मुझ पर न्यौछावर कर दिए थे, तो क्या मैं नहीं कर सकती? 5 साल होते ही क्या है? मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर वो भागेगा तो मैं उसका पीछा करूंगी, भले ही उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया हो। मेरे पास अभी भी उसे वापस पाने का मौका है। तलाक के कागजात जल्दी ही फाइनल हो गए। सर्टिफिकेट को देखते ही मेरे सीने से एक भारी बोझ उतर गया। क्लोई ने मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब क्या तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? उलझन में पड़कर मैं जानता था कि मैंने कभी कोई वादा नहीं किया था। अभी से भूल गए? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ तलाक फाइनल कर दूं तो मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। मैंने पलकें झपकाई। मुझे लगा कि शायद मैंने सच में ऐसा कहा था। क्लोई के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर वो अपने पंजों के बल हल्की सी खड़ी हुई। हवा उसके बालों से होकर गुजरी, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले उसके अगले शब्द थे, मैं तुम्हें फिर से हासिल करके रहूंगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ वो शब्द सच में क्लोई के मुंह से निकले थे। हैरानी के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तुमसे तलाक के लिए माना था, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई वादा। तो क्या अब हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं? तुम मेरे मैनेजर हो, मैं तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकती, चाहे प्यार में हो या जिंदगी में। इसलिए मैं तुम्हें अपने तरीके से वापस पाकर रहूंगी। तुम मुझसे छिपकर ऐसे गायब नहीं हो सकते। मैं ना चाहते हुए भी बहस करने लगा। रुको, हमारा तलाक हो चुका है, हमें अलग हो जाना चाहिए और फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। तुम्हें अपने लिए मुझसे बेहतर मैनेजर मिल सकता है। तो क्या हुआ? ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। और वैसे भी तलाक देना तुम्हारा हक था, लेकिन तुम्हारा पीछा करना मेरा हक है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। लाओ इसे मुझे दो। क्लोई ने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने घबराकर तुरंत सर्टिफिकेट अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। खुद को देखो जरा, अपना फोन निकालो। क्या सच में उसे मेरा फोन चाहिए था? ये सब किस बारे में था? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स वापस ऐड करो। मुझे ब्लॉक मत करना और न ही इस तरह गायब होना। तुमने अभी वादा किया था और मैंने तुम्हें तुम्हारे तलाक के कागजात दे दिए। तुम अपनी बात के पक्के इंसान हो। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे, है ना? क्लोई की चालाकी भरी नजरों में एक नटखटपन चमक रहा था। मैंने पहली बार उसका ये रूप देखा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं अपनी बात का पक्का इंसान था। मैंने अपना फोन उसे दे दिया। जल्द ही उसके पास मेरी सारी कांटेक्ट जानकारी का पूरा एक्सेस आ गया। सिर्फ मेरा नंबर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। और हाँ, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। तुम मुझे हर समय मैसेज नहीं कर सकती और मुझसे तमीज से बात करोगी। मैं अब तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो।
रही बात मिलने की, तो वह मेरे मूड पर निर्भर करता है। क्लोई ने हैरान होकर मुझे घूरते हुए ताना मारा। तुमने तो वाकई ये सब बहुत सोच समझ कर तय किया है। कितने बेरहम हो तुम। मैंने तुम्हें वह तलाक दे दिया जो तुम चाहते थे, और अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम सच में बहुत निष्ठुर हो। कहते हैं ना कि एक दिन की शादी भी अटूट रिश्ता बन जाती है, तो 2 साल की शादी के लिए कम से कम 20 साल की भावनाएं तो होनी ही चाहिए। कोई भी देखने वाला यही सोचेगा कि तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। उसकी बातों ने मेरे अंदर तक सिहरन पैदा कर दी। मैंने क्लोई का ये रूप कभी नहीं देखा था। इसे संभालना मेरे बस के बाहर था। मैंने तुरंत एक कैब रोकी और वहाँ से निकल गया। मेरे पीछे उसकी खिलखिलाती हुई हंसी गूंज रही थी, जिसमें एक अजीब सी खुशी और जीत का घमंड था। अपने नए ठिकाने पर पहुंचने के बाद भी मैं हैरान परेशान था। उसका ये कहना कि वह मुझे वापस पाकर रहेगी शायद सिर्फ एक मजाक था। आखिरकार ये जानते हुए कि वह जूलियन से कितना प्यार करती थी, मैंने राहत की सांस ली। अपनी 1 महीने की यात्रा के बारे में सोचकर मेरे अंदर एक नया उत्साह भर गया। हाथ में तलाक के कागजात होने के बाद अब मैं सही मायनों में जिंदगी का आनंद ले सकता था। इसलिए मैंने पूरी रात अपने सफर का रूट प्लान करने में बिता दी, ताकि घर के काम समेटकर जल्द से जल्द फिर से सड़क पर निकल सकूं। लेकिन अनपेक्षित रूप से अगले ही दिन मुझे अपने वकील का फोन आया। वो मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए हमने बार के एक प्राइवेट रूम में मिलने का समय तय किया। मुझे देखते ही उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर हेस, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी चूक थी। मैंने मजाक में कहा, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, दुनिया बहुत छोटी है, सब इसी का खेल है। वैसे भी आपने तो मेरी कानूनी फीस भी वापस कर दी थी। डेनियल हंसा, अरे वह तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मिस्टर हेस, क्या आप सच में मिस कार्टर के साथ सब कुछ खत्म करना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ, ये बात अब पक्की हो चुकी है। क्या आपको लगा था कि मैं कोई खेल खेल रहा हूँ? मेरे सवाल ने उसे असहज कर दिया और वह मुस्कुरा दिया। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कमरे के वॉशरूम से एक औरत बाहर निकली। मैं आपकी पत्नी की 10 साल से ज्यादा पुरानी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड से कहकर ये मीटिंग तय करवाई थी। मुझे पता है कि यह सब बहुत अचानक है, लेकिन मुझे ये कहना ही पड़ेगा। आपका तलाक बहुत जल्दबाजी में हुआ है और आप बहुत ज्यादा निष्ठुर हो रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्लोई आपसे कितना प्यार करती है, इसलिए प्लीज उसे एक मौका दीजिए। उसके इस तरह अचानक सामने आने से मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने डेनियल की तरफ देखा, उसका चेहरा लाचारी से भरा हुआ था। एक बेबस सांस छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन तलाक तो तलाक होता है, इसमें दूसरे मौके जैसी कोई चीज नहीं होती। रही बात भविष्य की, तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे। हन्ना के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसने अपना पैर पटकते हुए जिद में कहा, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्लोई सच में आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया। हमारा तलाक इस बात का सबूत है कि हमारी शादी खुशहाल नहीं थी। जब हम साथ रहकर भी खुश नहीं थे, तो फिर से साथ आने से क्या बदल जाएगा? आप दोनों को यह बात समझनी चाहिए। मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी थी और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। दर्द को लंबा खींचने के बजाय उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। खैर, अब मुझे निकलना होगा। एक्सक्यूज मी। उन्हें जवाब देने का मौका दिए बिना मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैं बाहर निकला, वॉशरूम का दरवाजा फिर से खुला। क्लोई बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हन्ना ने उसे संभालने के लिए उसका हाथ थामा। घबराओ मत क्लोई, वो शायद अभी भी परेशान है। हन्ना को लगा कि उसका अपना दिल टूट रहा है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कभी इस हालत में नहीं देखा था। क्लोई ने अपना सिर हिलाया। वो गुस्से में नहीं है, मैं उसे जानती हूँ, वो सच में ऐसा ही महसूस करता है। हन्ना ने चिंता से भरे चेहरे के साथ क्लोई को घबरा कर देखा। क्लोई मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमक रहा था। मैं हार नहीं मानूंगी। उसने मुझसे 5 साल तक प्यार किया है। मैं ही थी जिसने उस प्यार को ठुकरा दिया था। अब मैं इसे वापस हासिल करूंगी, एक एक तिनका जोड़कर, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब से उसने तलाक के कागजात देखे थे, जो कभी उसकी अपनी योजना हुआ करते थे, तब से उसने ठान लिया था। किसने कहा कि तुम बस ऐसे ही मुंह मोड़ कर जा सकते हो? तब भी मुझे एहसास हो चुका था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब जब मुझे पूरा यकीन हो गया है, तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। तो क्या हुआ अगर इसके लिए मुझे 99 बार अपने प्यार का इजहार करना पड़े? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना भी नहीं कर सकती? ईथन, तुम मुझे कम आंक रहे हो। क्लोई का इरादा एकदम अटल था और उसके प्यार के इजहार के मैसेज मुझे एक के बाद एक मिलने शुरू हो गए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं हैरान रह गया। प्यार का ये इजहार बहुत बचकाना लग रहा था। 2 तलाकशुदा लोग इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं? उलझन में पड़कर मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उसने एक फोटो भेजी। उसने घर को सजाया था, साथ में एक केक और गिफ्ट भी रखा था। वो मेरी पसंद के ब्रांड का एक अच्छा गॉगल्स था। ये गिफ्ट और केक तुम्हारे लिए है। भले ही तुम यहाँ न हो, फिर भी हमें सही तरीके से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। अगर तुम आना चाहते हो तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने एक ठंडी सांस ली, लेकिन आखिरकार मैं वहाँ नहीं गया। अब मैं बस इस शादी का एक साफ सुथरा अंत चाहता था। रही बात उसके प्यार के इजहार की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। हो सकता है कि यह सब सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने का उसका एक सनक भरा तरीका हो। चाहे जो भी हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपना बैग पैक किया और फिर से सफर पर निकलने की तैयारी करने लगा। तभी अनपेक्षित रूप से दूसरा व्यक्ति जो मुझसे मिलना चाहता था, वह जूलियन था। उसकी आवाज में एक धीमी सी गुजारिश थी, ईथन, क्या हम मिल सकते हैं? मैं सन्न रह गया। जाहिर तौर पर वो आखिरी इंसान था जिससे मैं मिलना चाहता था। वो मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उसी की वजह से क्लोई
क्लोई के साथ मेरी शादी टूटी थी। फिर भी मैं जानता था कि मैं उसे दोष नहीं दे सकता। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्लोई और मेरी शादी हो चुकी है। वो तो बस यही समझ रहा था कि वो अभी भी सिंगल है। बाकी सब बातों को किनारे रख दें तो जूलियन सच में एक अच्छा इंसान था। वो हर किसी से तमीज से बात करता था और मेरे साथ हमेशा दोस्ताना रहता था। इसके बावजूद मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। जूलियन, अगर ये क्लोई के बारे में है तो क्या हम इस मुलाकात को छोड़ सकते हैं? जूलियन जानता था कि मैं ऐसा कहूंगा, इसलिए उसने एक ऐसी वजह दी जिसे मैं नकार नहीं सका। ईथन, भले ही तुम्हारा और क्लोई का तलाक हो गया हो, लेकिन हमारा रिश्ता तो अभी भी है। हम सहकर्मी और दोस्त हैं, है ना? क्या तुम उसकी वजह से हमारी दोस्ती खत्म कर दोगे? मैं जिस ईथन को जानता हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में उसे ना नहीं कह सका। जब मैं पहली बार बीकन एंटरटेनमेंट में शामिल हुआ था तब जूलियन पहले से ही काफी मशहूर था। फिर भी वो मेरे जैसे नए लड़के के साथ बहुत विनम्रता से पेश आता था और जब भी मुझे मार्गदर्शन की जरूरत होती वो मदद करने से कभी नहीं हिचकिचाता था। ठीक है, मैं आऊंगा। एक जगह तय करने के बाद मैं जूलियन से मिला। हालांकि माहौल थोड़ा असहज और अजीब था। जूलियन ने शुरुआत में ही सीधे मुद्दे पर बात की। वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था और न ही कोई गलतफहमी पैदा करना चाहता था। ईथन, तुम मुझे माफ करो या न करो, लेकिन मुझे तुमसे माफी मांगनी ही होगी। और मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरे और क्लोई के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर कुछ है भी तो हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह देखा है। मुझे पता है जूलियन, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था। दरअसल मेरे पास उससे नाराज होने की कोई वजह ही नहीं थी। उसे अंधेरे में रखा गया था। उसे पता ही नहीं था कि हमारी शादी हो चुकी है और वो बिना किसी वजह के इस सब में घसीट लिया गया था। तभी जूलियन ने भी वही सवाल पूछा। मैं इन सब बातों को साफ किए बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। लेकिन क्या तुम सच में क्लोई को एक भी मौका नहीं दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई मुझसे यही सवाल बार बार क्यों पूछे जा रहा था। क्या मैं सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी पुरानी बातों को पकड़ कर बैठा हूँ? मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक ही वाक्य में सब खत्म कर दिया। हमारा तलाक हो चुका है। जूलियन ने एक ठंडी सांस ली और मुझे बैठने के लिए नीचे खींचा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। इतने समय तक क्लोई का पीछा करना, आखिरकार उससे शादी करना और फिर भी इसे सबसे छिपा कर रखना। दुनिया के लिए तुम बस एक स्टार और उसके मैनेजर थे। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे बारे में शायद ही कुछ जानती थी। ये प्यार तुम्हारे लिए बहुत कड़वा साबित हुआ है। तुम्हारा इस सब से दूर चले जाना बिल्कुल सही फैसला है। जूलियन सब समझ रहा था, लेकिन ये सब बीती बातें थीं और मैं इन पर और बात नहीं करना चाहता था। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं खुद को विक्टिम दिखाकर किसी की हमदर्दी बटोरूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, जब मैं प्यार करता हूँ तो अपना सब कुछ दे देता हूँ और जब नहीं करता तो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ जाता हूँ। जूलियन थोड़ा मुस्कुराया और अपने विचारों को समेटने के लिए रुका। फिर भी ये मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें साफ करनी है। सच तो ये है कि मुझे पहले ही दिन से पता था कि क्लोई मुझे पसंद करती है। मैं सन्न रह गया। उसे शुरू से ही सब पता था। जब उसने पहली बार बीकन एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया था तो उसकी आंखों में देखकर ही समझ आ गया था कि उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें उससे पहली नजर में हुआ था। लेकिन मेरे मन में उसके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसे हमेशा अपनी बहन जैसा ही समझता था। वो कवर शूट असल में उसी के भले के लिए था। मैं उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस समय इन्वेस्टर्स ने मुझसे कहा था क्लोई में टैलेंट है और उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन वह बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रहती है। वो अपने फैंस और मार्केट को बहुत कम दिखाती है। उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो लोगों का ध्यान खींच सके। इसीलिए मैंने उसके साथ वो मैगजीन शूट करवाया था। हालांकि मैंने वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरा तलाक हो चुका था। अगर मेरा तलाक न हुआ होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब देता? तुम समझ रहे हो ना। मुझे जूलियन की बातों पर कोई शक नहीं था। सच कहूँ तो उसकी बातें समझ आ रही थी। वो इंसान ही ऐसा था जो दूसरों का बहुत ध्यान रखता था। वैसे भी स्टार्स के बीच मैगजीन शूट होना एकदम आम बात है। ये सब सिर्फ हाइप बनाने के लिए होता है। एक मैनेजर के तौर पर मैंने इससे कहीं ज्यादा पेचीदा पब्लिसिटी स्टंट देखे थे। एक सीधा साधा फोटोशूट तो बहुत आम सी बात थी। मैं बस क्लोई की मदद करना चाहता था ताकि वह आगे बढ़ सके। उसने मेरे तलाक के दौरान मेरा बहुत साथ दिया था। वो बहुत मददगार साबित हुई थी। लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है, भाई बहन जैसा। हाँ, अगर तुम ये पूछो कि क्या मेरा दिल कभी उसके लिए धड़ाका था तो मैं मानूंगा कि ऐसा हुआ था। क्लोई है ही इतनी खूबसूरत और प्यारी। कौन सा लॉर्ड का होगा जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा? लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं फिर भी सिर्फ उसका दोस्त बनकर क्यों रहा? सच में मैं ये जानना चाहता था कि क्या जूलियन के मन में भी क्लोई के लिए कोई फीलिंग्स थी। वे दोनों बहुत आसानी से एक साथ हो सकते थे। मेरी आंखों में जिज्ञासा देखकर जूलियन सीधे मुद्दे पर आया। वजह बहुत साफ है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही मुझे पसंद करना छोड़ दिया था। ये सुनते ही मैं पूरी तरह सन्न रह गया। पसंद करना छोड़ दिया था? इसका क्या मतलब? क्या वो मजाक कर रहा है? तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच है। जब वो मुझे पसंद करती थी तब वो मुझे कैसे देखती थी ये मैंने देखा है, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि वह एहसास कैसा होता है। जाहिर सी बात है, अब वह मुझे जिस तरह देखती है उससे मैं बता सकता हूँ कि उसमें प्यार है या नहीं। जब से उसने तुमसे शादी की है उसकी आंखों का वो भाव धीरे धीरे बदल गया। जूलियन की बातों ने मुझे खामोश कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सच था या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा था ये उससे बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। जूलियन तुरंत समझ गया, लेकिन वह अभी भी मेरे साथ अलग तरह से बर्ताव करती थी, है ना? मैंने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। यही बात तो मुझे परेशान कर रही थी। जूलियन अपनी बात समझाने से पहले थोड़ा रुका। ये
शायद सिर्फ एक आदत है। हो सकता है उसे मुझे पसंद करने की आदत हो गई थी, इसलिए वो अनजाने में वही पुराना बर्ताव दोहरा देती थी। लेकिन वह लगाव और आदत समय के साथ खत्म हो जाती है। खास तौर पर इस बार जब उसे एहसास हुआ कि तुम जा चुके हो, तो उसकी आंखों की वह चमक पहली बार पूरी तरह गायब हो गई। तुमने नहीं देखा कि वह कितनी निराश और हताश लग रही थी। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्लोई को तुमसे सच में प्यार हो गया है। वे शब्द मुझ पर किसी बिजली की तरह गिरे। मैं काफी देर तक हक्का बक्का खड़े डिढ़ा रहा। क्या मजाक है, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। खैर, मैं ये सब तुम्हें कोई दबाव देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये जानने का हक है। उसने और मैंने पहले ही आपस में सब बातें साफ कर ली हैं। मैं किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देने वालों में से नहीं हूँ। सच कहूँ तो शादी से मेरा भरोसा तुमसे भी ज्यादा उठ चुका है। अगर क्लोई के मन में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स होती, छोड़ दो। अगर उसने मुझे पसंद करना बंद भी कर दिया होता, तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ महसूस कर पाता। मुझे पता है कि जब कोई अपना दिल तोड़ देता है तो कैसा दर्द होता है। जूलियन बोलते हुए मुस्कुराया, लेकिन मैं देख सकता था कि वो गहरे दर्द में था। मेरे दर्द के मुकाबले उसका दर्द शायद कहीं ज्यादा बद्धा था। मैंने तो सिर्फ 2 साल एक ऐसी औरत पर बर्बाद किए थे जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, जबकि उसे तो उस औरत ने धोखा दिया था जिससे वो प्यार करता था। इस हिसाब से कम क्लोई ने मुझे कभी धोखा तो नहीं दिया था। मैं बस यही कह रहा हूँ कि मेरी गलती से सीखो। सही इंसान का मिलना आसान नहीं होता। अगर इससे तुम दोनों को एक नई शुरुआत करने में मदद मिलती है तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी। मेरी तरह मत बनो जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता ना बचे। मैं सन्न रह गया। अब जाकर मुझे समझ आया कि जूलियन मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। संक्षेप में कहें तो जो इंसान आपके सामने है उसकी कद्र करो। मैंने एक गहरी सांस ली, इस बारे में सोचा और फिर भी अपना सिर ना में हिला दिया। जूलियन, ये सब बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी तरह मेरा भी शादी से भरोसा उठ चुका है। इसके अलावा मेरे और क्लोई के बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं था। वो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें थी। तुम तो जानते ही हो, सिर्फ आखिरी तिनके से ऊंट की पीठ नहीं टूटती, बल्कि हर एक तिनके का बोझ होता है। चाहे तुम दोनों के बीच बातें बनती या नहीं, मैं तब भी छोड़ कर चला ही जाता। मैंने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। ये सब जानने के बाद भी मैं वही फैसला चुनूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे और क्लोई के बीच की बात कभी सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थी। वह ज्यादातर रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी बातों के बारे में थी। अगर हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जूलियन मुझे बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस मामले में उससे भी ज्यादा शांत और बेपरवाह निकलूंगा। जूलियन, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस सब में घसीटना ही मुझे पहले से ही बहुत बुरा महसूस करा रहा है। मैं इस शादी से बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब इसे जाने दो। वर्तमान पर ध्यान दो और भविष्य को अपनाओ। मैंने जूलियन के कंधे को थपथपाया और जाने के लिए खड़ाई हो गया। जूलियन को अपनी सोच से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगा। वह खुद भी अपनी शादी को लेकर बहुत तड़प रहा था। उसकी एक्स वाइफ के धोखे ने उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन बना दिया था। अब इस बारे में सोचते हुए मैंने जो कहा वो पूरी तरह सही लग रहा था। वह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था। लेकिन जैसे ही वह मुद्दा, उसने पास में ही क्लोई को देखा। उसने कोट और हैट पहनी हुई थी और खुद को अच्छी तरह ढक रखा था। एक पल हिचकिचाने के बाद वो उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसने हमारी पूरी बातचीत सुन ली थी, एक एक शब्द। क्या तुम ठीक हो? क्लोई ने ऊपर देखा। उसकी आंखें पहले ही रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। जूलियन ने एक ठंडी सांस भरी, ये जानते हुए कि उसका दिल कितना टूटा होगा। मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। क्या तुम अब उस पर से अपना ध्यान हटाना चाहती हो? क्लोई बहुत गहरे दर्द में थी, लेकिन उसे मेरे लिए और भी ज्यादा दुख महसूस हो रहा था। वो मुझसे इतना प्यार करता था और अब वो ऐसी बातें कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सच में उसका दिल तोड़ ढाट दिया है। जूलियन, मैं हार नहीं मानने वाली। उसका मुझे छोड़ कर जाना, उसे 5 साल तक नजरअंदाज करने की मेरी सजा है। इस सजा को भुगतना ही मेरा हक बनता है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मुझे पता है कि वह मुझसे कितना प्यार करता था। मैं एक लालची इंसान हूँ। मैं उस प्यार को यूं ही हवा में गायब नहीं होने दे सकती। नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे कोशिश करनी ही होगी। उसने जो महसूस किया था, मुझे भी वो महसूस करना है और उसे दिखाना है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। क्लोई के चेहरे पर एक मजबूत इरादा दिख रहा था। जूलियन मुस्कुराया। चलो, इससे मेरे मन को शांति मिली, लेकिन तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। इस तरह आमने सामने टकराने से पता नहीं बात कहाँ जाकर रुकेगी। क्लोई ने आह भरी, अपनी छोटी सी मुट्ठी भींची और दांत पीसते हुए बोली, एक बार मैं उसे वापस पालूं तो उससे हर एक दिन कहलवाऊंगी कि वह मुझसे प्यार करता है। उससे बुलवाऊंगी कि मुझसे शादी करना नहीं, दोबारा शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उसने खुद से वादा किया, जब तक इतरा सकते हो इतरा लो, देर सवेर मैं तुम्हारा मन बदल कर रहूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें फिर से अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। तुम्हारी पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द घुमाऊंगी और तुम्हें यह एहसास कराऊंगी कि मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र करना सीख लिया है और अब से मैं तुमसे दुगना प्यार करूंगी। जाहिर है मैंने क्लोई की ये कसम नहीं सुनी थी। मुझे बस अपने काम समेटने थे और अपनी यात्रा जारी रखनी थी। ये घर मेरी नई जगह थी जो मैंने अभी अभी खरीदी थी। मुझे इसे सजाने का वक्त नहीं मिला था, लेकिन वापस आने के बाद मैं ये सब देख सकता था। तभी क्लोई का एक मैसेज आया, क्या तुम फ्री हो? चलो डिनर करते हैं। मैंने टेक्स्ट देखकर माथा सिकोड़ेच लिया। उसके साथ खाना खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जब हमारा तलाक हो चुका था तो हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए था। क्या हम एक वक्त का खाना भी साथ नहीं खा सकते? क्या तुम बचकानी हरकतें कर रहे हो या फिर तुम मुझसे डर रहे
रहे हो? मेरा फोन लगातार आते मैसेज से फिर बज उठा। कोई और रास्ता न देखकर मैं मिलने के लिए राजी हो गया। मैं भी इस मौके का इस्तेमाल करके एक ही बार में सब कुछ साफ कर देना चाहता था। वही जाना पहचाना बिस्ट्रो, वही जानी पहचानी केबिन टेबल, पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। ये वही जगह थी जहाँ हम अक्सर खाना खाया करते थे और जहाँ मैंने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था। मुझे अब भी याद है कि मैं गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए हुए था और मैंने वो टेबल बुक की थी। सामने बैठी क्लोई को देखकर मैं घबरा रहा था और हकलाते हुए अपना प्यार जताने में मुझे बहुत वक्त लग गया था, सिर्फ उसका इनकार सुनने के लिए। उस इनकार ने लंबे समय तक मेरा दिल तोड़े रखा था। फिर भी एक ढीठ इंसान की तरह मैं लगातार उस प्यार के पीछे भागता रहा जो कभी मेरे लिए बना ही नहीं था। यहाँ वापस आकर पुरानी यादें ताजा हो गई, जिससे मुझे 5 साल पहले की अपनी हिम्मत पर अचरज हुआ। लेकिन मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई कि किस्मत कितनी अजीब हो सकती है। कुछ चीजें सच में समझ से बाहर होती हैं। याद है ये जगह? क्लोई की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हमारी पसंद की पुरानी चीजों से पूरी टेबल सजा दी थी। खाना नहीं बदला था, केबिन नहीं बदला था, यहाँ तक कि वे गुलाब के फूल भी वही थे। हाँ याद है, मैं वह जगह कैसे भूल सकता हूँ जहाँ मैंने पहली बार तुमसे अपने दिल की बात कही थी। क्लोई ने एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगी, तो अब मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा मैं तुम्हारे साथ करती थी, ठीक है? उसकी बातों ने मुझे और ज्यादा उलझन में डाल दिया। उसके कहने का क्या मतलब था? उस समय मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। पर तुम अब इतने कड़वे क्यों हो रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया होता तो क्या तुम 3 साल तक मेरे पीछे भागते? क्लोई की बात में दम तो था। अगर 5 साल पहले वो वैसी ही ठंडी और बेरुखी होती जैसा मैं अब हूँ तो मैं 3 साल भी नहीं टिक पाता। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हें लगता था कि मैं उस समय तुम्हें झूठी उम्मीदें दे रही थी? क्लोई वाकई जवाब चाहती थी। उसके मन में ऐसा कभी नहीं था कि वो मुझे बहका रही है। वो बस मेरी भावनाओं का जवाब नहीं दे पा रही थी। पर ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे नापसंद करती थी। नहीं, मेरा जवाब वही था जो वो सुनना चाहती थी। क्लोई ने राहत की सांस ली। चलो बढ़िया, अब खाना खा लो। मैं खा नहीं सका। हमारी जैसी स्थिति थी, उसे देखते हुए मेरी भूख उड़ चुकी थी। हमारा तलाक हो चुका है। मेरे पीछे आना तुम्हारा हक हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऐसा नाटक नहीं कर सकता कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच तो ये है कि तुम्हारा इस तरह मेरे पीछे आना मुझे बस तकलीफ दे रहा है। तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं उसे खुद से दूर धकेलना चाहता था, चाहे वो मुझसे प्यार करती हो या नहीं। जो होना था वो हो चुका था। मैं इस कभी ना खत्म होने वाली खींचतान में फंसा नहीं रहना चाहता था। क्लोई एक पल के लिए सहम गई, फिर भी मुस्कुरा दी। वो मेरी समस्या है। तुम क्या करते हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं क्या करती हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लोई की इस जिद ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। मैंने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था, पर अब मैं उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देना चाहता था। पुरानी बातों को याद करूं तो हमारी 2 साल की शादी जख्मों से भरी थी और वही सबसे दर्दनाक हिस्सा था। खाना खत्म होते ही हम दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा और मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। क्लोई मुझे दूर जाते हुए देखती रही। जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ा, उसने एक गहरी सांस ली। क्या नजरअंदाज किए जाने पर ऐसा महसूस होता है? ये वाकई दम घोंटने वाला है। लाल आंखों से वो मेरी धुंधली होती आकृति को देखती रही। उसका दिल मेरे लिए तड़प रहा था। मुझे पहले एहसास क्यों नहीं हुआ? मैंने उस इंसान को चोट क्यों पहुंचाई जो मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करता था? फिर भी उसे पक्का यकीन था कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारी दिल से घर लौटकर मैं बार बार इसी बारे में सोचता रहा। सबसे बेहतर यही था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊं। इसलिए मैंने तुरंत फ्लाइट बुक कर ली। जाने का मतलब था उससे बचना, चीजों को धीरे धीरे खत्म होने देना और इस जहरीले रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ना। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैंने टिकट बुक की, क्लोई को खबर मिल गई। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय अगले ही दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुझे एक ऐलान करना है, मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ। मैं कब वापस आऊंगी ये मुझे नहीं पता। सारे रिपोर्टर सन्न रह गए, यहाँ तक कि जूलियन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिस कार्टर, अभी अभी तो आपको फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया है। आपका करियर अपने शिखर पर है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप एक्टिंग क्यों छोड़ रही हैं? क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है? कोई भी रिपोर्टर ये नहीं समझ पा रहा था कि उभरता हुआ सितारा इस तरह शोबिज क्यों छोड़ देगा। इस इंडस्ट्री में सितारे बहुत जल्दी बदल दिए जाते हैं। कल कोई और बड़ी आसानी से क्लोई की जगह ले सकता था। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, तो चिंता न करें। मैं अपने करियर से कहीं ज्यादा जरूरी चीज के पीछे जाने के लिए कदम पीछे खींच रही हूँ। रिपोर्टर और भी उलझन में पड़ गए। मिस कार्टर, क्या आप बता सकती हैं कि वह क्या है? जब उन्होंने जवाब के लिए दबाव डाला तो क्लोई कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। वो मेरी जिंदगी भर की खुशी है। अगर मैंने उसे खो दिया तो मुझे पूरी जिंदगी पछतावा होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस मुस्कान ने हर किसी का दिल छू लिया। जूलियन मुस्कुराया। उसने क्लोई को हिम्मत बंधाते हुए धीरे से तालियां बजाई। स्क्रीन के दूसरी तरफ मैं खाना खाते हुए ये सब देख रहा था। क्लोई जैसी टॉप स्टार का अचानक सब छोड़ देना बहुत बड़ी खबर थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि क्लोई बात को यहाँ तक ले जाएगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वाकई मेरे लिए था? क्या वो सच में इस हद तक चली गई? क्या वो वाकई मुझसे प्यार करने लगी थी? ये कैसे मुमकिन है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरा फोन बज उठा। वो क्लोई थी। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। मेरी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अभी उसका सामना नहीं कर सकता था। तुरंत बाद जूलियन का भी फोन आया। ईथन, क्लोई ने एक्टिंग छोड़ दी है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए है। तो जो मैंने उस दिन कहा था उस पर गंभीरता से सोचो। इसे मजाक में मत लो। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। तलाक तो वो फैसला था जो मैं बहुत पहले ही कर चुका था। फिर बातें इस मोड़ पर कैसे आ गई? एक लंबी खामोशी के बाद मैं क्लोई को फोन किए
बिना नहीं रह सका। क्या हुआ? डर गए कि तुम्हारा मैसेज छूट जाएगा? क्या अपनी लोकेशन बताने के लिए फोन किया है? बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्लोई ने फोन स्पीकर पर डाला और सामान पैक करने लगी। मैंने आह भरी। तुम्हें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए था। एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्लोई ने बात टाल दी। नुकसान हो या न हो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और सबसे जरूरी बात, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता था कि वो मेरे बारे में बात कर रही है, फिर भी मुझे उसके सामने बातें साफ करनी थी। लेकिन हमारा सच में तलाक हो चुका है, हम वापस नहीं जा सकते। क्लोई पर अब इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे पता है, लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है। क्या तुमने जूलियन की वजह से मुझसे तलाक लिया? जवाब देने से पहले मैं एक पल के लिए झिझका। उसका भी हाथ था, और सब कुछ वही नहीं था। हमारी बहुत सी परेशानियां थी। अगर मैं अभी बर्दाश्त कर भी लूं तो हमेशा के लिए नहीं सह सकता था। आखिरकार ये शादी एक गलती थी, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। क्लोई ने जवाब दिया। मैं समझ गई। हमेशा तुम ही थे जो मुझसे प्यार करते थे, मुझे सहते थे और झुकते थे। तो तुम्हारे लिए हमारी शादी किसी टॉर्चर से कम नहीं थी, एक जीता जागता नरक। मुझे पता है कि सब्र की भी एक सीमा होती है, और उसे बार बार आजमाने से आखिर में कुछ नहीं बचता। मेरा इकलौता पछतावा ये है कि मुझे ये बात पहले समझ नहीं आई। मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो हमारे बीच पहले था वो असली शादी नहीं थी। असली शादी में दोनों तरफ से कोशिशें होती हैं। मैं तुम्हें अपने कर्मों से दिखाऊंगी कि हमारी शादी असल में कैसी होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दूं या कैसे काटूं। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, और मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं बस वही एक लाइन दोहरा सका, हमारा तलाक हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्लोए मुस्कुराई। उसके लिए मेरा निशब्द हो जाना एक छोटी सी जीत थी। फिर भी वह जानती थी कि यह तड़प हम दोनों के लिए दर्दनाक थी, इसलिए उसने एक बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। चलो एक शर्त लगाते हैं, ठीक है? मैं सट्टा लगाने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन क्लोए की यह बात सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। बोलो। क्लोए एक पल के लिए रुकी। उसका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 1 महीना दो, मैं शर्त लगाती हूँ कि हमारे रास्ते फिर टकराएंगे। अगर मैं हारी तो हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे, फिर कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे खुद को वापस पाने का मौका देना होगा। कोई भागना नहीं, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। क्या हिम्मत है? शर्त वाकई अजीब थी, लेकिन मुझे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसे छुपना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसके जीतने के चांस बहुत कम थे। तुम्हारा हारना तय है, मैं नहीं हारूंगी। मुझे यकीन है हम फिर मिलेंगे। क्लोए की आवाज में पूरा भरोसा था। उसे इतना यकीन कैसे था? क्या उसने मेरा फोन ट्रैक किया था? लेकिन मैंने तो नया फोन लिया था, वो मुझे ट्रैक कैसे कर सकती थी? अगर वो मेरी लोकेशन ढूंढ भी लेती तो भी इसमें बहुत मेहनत लगती। जब तक वो पहुंचती मैं बहुत दूर निकल चुका होता। बात सीधी सी है, मुझे किस्मत पर भरोसा है, वो हमें फिर साथ ले आएगी। और मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अभी टूटा नहीं है, क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्लोए पूरी तरह से किस्मत के भरोसे थी। मैं भी देखना चाहता था कि किस्मत के पिटारे में क्या है। डील। मैं मान तो गया, पर न जाने क्यों मेरे सोए हुए दिल में एक बार फिर हलचल होने लगी। अगर दुनिया में ऐसा इत्तेफाक सच में होता है तो इसका मतलब था कि हमारा रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो फिर उसे एक और मौका क्यों ना दिया जाए? मुझे कभी किस्मत पर यकीन नहीं था, और न ही इस बात पर कि तकदीर हमें फिर मिलाएगी। मैंने तो बस इस बात पर दांव लगाया था कि मैं तुम्हें उन 2 सालों से कितना अच्छी तरह जानता हूँ। तुम शायद यकीन न करो, पर तुम्हें बता दूं, तुम लंबे समय से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हो। जब मैंने ध्यान नहीं दिया या परवाह नहीं की, तब भी मैं तुम्हें जानता था। मैं तुम्हें कहीं भागने का मौका नहीं दूंगी। क्लोई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पहले फोन काट दिया। दूसरी तरफ मैं हैरान परेशान रह गया। मुझे जानती है, वो मुझे कैसे जान सकती है? उसे इतना यकीन कैसे था कि वो जीत जाएगी? शर्त लगाने के बाद से क्लोई भी जैसे गायब ही हो गई। मुझे उसकी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला, और मैं लगातार सफर करता हुआ अपनी अकेली यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। 1 हफ्ता तेजी से बीत गया और मुझे क्लोई कहीं नहीं दिखी। फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल की वह हलचल और तेज होती गई। 1 और हफ्ता बीत गया और अभी भी क्लोई का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे राहत महसूस हुई, पर साथ ही दिल थोड़ा भारी भी लगा। शायद वह सच में हारने वाली थी। 2 हफ्तों में ये आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाता और वह मुझे परेशान करना बंद कर देती। जैसे जैसे दिन खामोशी से गुजरते गए, मेरा सफर जारी रहा। मैंने धीरे धीरे हर बात को सहजता से लेना सीख लिया। हालांकि शुरुआत में शर्त की बात पर यकीन करना मुश्किल था, और उसने मेरे अंदर कुछ हलचल भी मचाई थी, पर अब मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि क्लोई का हारना तय है। सच तो यह था कि क्लोई को भी पूरा यकीन नहीं था कि वह जीतेगी या नहीं। इस दौरान उसने कई जगहों का सफर किया था, फिर भी उसे अपने फैसले पर भरोसा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार आखिरी दिन आ ही गया। आधी रात बीतते ही वह हार जाती, पर उसे यकीन था कि वह आज जीत जाएगी। एक अंदाजे पर चलते हुए उसने ट्रेन का टिकट खरीदा। ट्रेन उस बर्फीले इलाके की तरफ जा रही थी जहाँ साल के इस समय बर्फबारी होती थी। मुझे भारी बर्फबारी बहुत पसंद थी। ये बात उसने एक शूट के दौरान नोटिस की थी, जब उसने मुझे अकेले मुस्कुराते हुए स्नोमैन बनाते देखा था। उसने अपना आखिरी दांव उस बर्फीले इलाके के मौसम पर लगाया था। वक्त बीतता गया और आखिरकार ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी। मैं ट्रेन में चढ़ा और ठीक क्लोई के बगल वाली सीट पर बैठ गया। आदतन मैंने गाने सुनने के लिए अपने ईयरफोन निकाले। अभी मैं सफर का मजा लेने ही वाला था कि एक छोटे से हाथ ने मेरी तरफ एक ईयरबड बढ़ाया। धीमा संगीत, तुम्हारा पसंदीदा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। क्लोई की आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान